राज की बात सुनकर मानव के दिमाग में कुछ आया और वो बोला, वैसे क्या तुम श्योर हो कि वो तुमसे नाराज नहीं हुआ और तुम्हारा काम करेगा? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। राज ने कुछ सोचा और फिर बोला, नहीं, वो मेरी काम तो कर देगा लेकिन उसे मेरी बात का बुरा भी लगा होगा, इसलिए मैं उससे माफी भी मांग लूंगा। ये सुनकर मानव ने राज की चापलूसी करते हुए कहा, तो जब तू उससे माफी मांग लेगा तो क्या तू उससे मेरे लिए बात करेगा कि इस काम में मैं उसकी मदद कर दूं? ये सुनकर राज ने कहा, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर तरीके से आन्या उससे बात कर पाएगी, जब वो आएगी तब मैं उससे बात कर लूंगा। मानव ने हैरानी से पूछा, क्या आज भाभी आ रही हैं? राज ने हाँ में सर हिलाते हुए टाइम देखा तो बस 2 बजने की वाले थे। राज ने जल्दी से रोनित को फोन करके कहा, जल्दी से घर जाओ और आन्या को पिक करो। मैंने उसे 2 बजे का टाइम दिया था, इसलिए 2 बजे से पहले ही पहुंच जाना आन्या का घर। वहीं दूसरी तरफ आन्या ने जब राज का ये मैसेज पढ़ा कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने एक मैसेज लिखकर राज को भेजा और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। आन्या ने कहा, मैंने तो सोचा थी कि तुम्हें थोड़ा परेशान करूंगी लेकिन अब लगता है कि मुझे अपना प्लान बदलना पड़ेगा। ये सोचकर आन्या बाहर गई और फिर तैयार होने लगी। आन्या ने कपड़े निकाली और फिर चेंजिंग रूम में जाकर तैयार होने लगी। आन्या जैसे ही तैयार होकर नीचे आई, शीना आंटी ने उसे बताया कि रोनित उसे लेने आया है। आन्या ने हाँ में सर हिलाया और बाहर चली गई। रोनित ने जैसे ही आन्या को देखा उसने उसे विश किया और फिर उसके बैठने के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। आन्या ने अपना सर हिलाकर उसकी ग्रीट का जवाब दिया और कार में बैठ गई। कार के अंदर रोनित कार के आगे वाली सीट पर बैठ गया और उसने कार चलानी शुरू कर दी। आन्या कार में बैठी बाहर देख रही थी कि तभी उसकी फिन बजने लगा। आन्या ने फोन उठाकर देखा तो उस पर मम्मी नाम शो हो रहा था। रति की नाम देख पहले तो आन्या को थोड़ी हैरानी हुई लेकिन फिर उसने फोन उठ ही लिया। आन्या के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से रति की आवाज आई। रति ने कहा, अनु बेटा कैसी हो? तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। आन्या ने कहा, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी सी बदली थी। रति ने कहा, बेटा मैं समझती हूँ लेकिन दिन में कम से कम एक बार फोन कर लिया करो। तुम्हें तो पता है ना कि तुमसे बात किए बिना ना मुझे चैन आता है और ना ही तुम्हारे बहन भाइयों को। आन्या ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपसे रोज फोन पर बात कर लिया करूंगी। रति ने कहा, मेरी अच्छी बेटी, अब अपनी माँ की एक बात और मानोगी? आन्या ने पूछा, क्या बात है माँ, क्या कोई परेशानी है? आन्या की बात सुन रति ने कहा, हाँ बेटा परेशानी तो है और वो परेशानी है तुम्हारी शादी। देखो बेटा, जरूरी नहीं कि जैसे तुम्हारे पापा मुझसे बर्ताव करते थे वैसे ही तुम्हारा पति भी तुमसे करे। आन्या ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रति ने तुरंत आन्या की बात को काटते हुए कहा, तो तुम्हें वो लड़का जो 1 महीने पहले हमारे घर रहने आया था, राज, वो कैसा लगता है? अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं उसके परिवार से बात करती हूँ, वरना अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसके परिवार से बात कर लेती हूँ। मुझे तुम्हारे फैसले पर पूरा विश्वास है। आन्या की हाँ सुनकर रति बहुत खुश हो गई थी, इसलिए वो बिना रुके बोले ही जा रही थी। आन्या ने जब अपनी माँ की पूरी बात सुनी तो उसका चेहरा पर मुस्कान आ गई। आन्या ने कहा, माँ आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। आप विराज भाई से बात कर लो, राज उनके ही दोस्त हैं। रति ने ठीक है कहा और तभी उसके पीछे से आरुष की आवाज आई। आरुष ने कहा, माँ आप किससे बात कर रही हो? क्या दीदी हैं? मुझे वंश भाई, नंदनी दीदी और राहुल भाई, हम तीनों को उनकी बहुत याद आ रही है। वरुण की बात सुनकर रति ने आन्या से कहा, लो बेटा अब सबसे बात करो, यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है। ये कह उन्होंने फोन आरुष को दे दिया। इसके बाद आन्या ने एक एक करके सभी से बात की और आखिर में उसने राहुल से बात करते हुए उसने उसे अपने और राज के बारे में सब बता दिया। आन्या की बात सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ और फिर उसने फोन काट दिया। आन्या ने फोन काटने के बाद देखा कि कार राज की कंपनी में बस एंटर होने की वाली है। राज की कंपनी में रोनित ने कार को मेन गेट के सामने रोकी तो आन्या कंपनी के अंदर चली गई। कंपनी में आते ही वरुण ने जल्दी से आकर उसे हक कर लिया और कहा, भाभी आप आ गई, मैं आपका ही वेट कर रहा था। वरुण की बात सुनकर आन्या ने प्यार से कहा,
अरे तो तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, जाओ जाकर काम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वरुण ने कहा, ठीक है भाभी, पहले मैं आपको भाई के केबिन में छोड़ देता हूँ। भाई आपका इंतजार पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बची हुई सारी मीटिंग भी कैंसिल कर दी हैं। उसकी बात सुनकर आन्या ने भी हाँ में सर हिला दिया। वहीं बाकी सारे एम्प्लॉयज पहले ये देखकर हैरान थे कि उनका छोटा बॉस पिछले 1 घंटे से किसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी उसके मुंह से भाभी सुनकर हुई। वो लोग तुरंत समझ गए कि ये लड़की जो उनके सामने खड़ी है वो असल में उनकी लेडी बॉस है। उन सब ने आन्या को विश किया, जिसके जवाब में आन्या ने भी अपना सर हिला दिया। वरुण जल्दी से आन्या को लेकर वहां से राज के केबिन का तरफ चला गया। वरुण ने आन्या को राज के केबिन का बाहर छोड़ा और फिर वहां से ये कह चला गया कि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता है। आन्या ने वरुण को सर पर थपकी मारी और फिर उसे बाय कहा तो वरुण चला गया। उसके जाने के बाद आन्या ने राज के ऑफिस के गेट पर नॉक किया। नॉक की आवाज जैसे ही राज के कान में पहुंची, उसने कम इन कहा और राज के कहने पर आन्या भी ऑफिस में आकर शांति से खड़ी हो गई। राज को लग रहा था कि गेट पर नॉक करने वाला रोनित है, लेकिन जब उसे बहुत देर तक किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तब उसे अपना सर उठाकर देखा। राज ने जब अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने आन्या खड़ी थी। वो आन्या को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज आन्या स्वर्ग से उतरी एक परी लग रही थी। आन्या ने एक लाइट ब्लू कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और साथ में ब्लैक कलर की हील्स। आन्या ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, सिर्फ लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। राज पहले तो थोड़ी देर के लिए आन्या को बस देखता ही रह गया और फिर जब उसे होश आया तो वो जल्दी से अपनी चेयर से उठकर आन्या के पास जाने लगा। राज ने आन्या के पास आकर कहा, तुम्हें मेरे ऑफिस में आने से पहले नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं आपके कैबिन में बिना नॉक किए आ जाऊं। राज ने कहा, ये क्या कह रही हो बेबी, किसने कहा तुमसे ये सुनकर आन्या ने कहा, आपने ही तो मैसेज किया था। ये सुनकर राज ने हैरानी से आन्या की तरफ देखा तो आन्या ने अपने साथ लाया हुआ लैपटॉप खोला और उसे राज का लिखा हुआ मैसेज दिखाया। ये देखकर राज सब समझ गया और बोला, मतलब तुम इतनी टाइम से मुझे बेवकूफ बना रही थी और अब मुझसे ही नाराज हो रही हो। आन्या ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। ये सुनकर राज का मुंह देखने लायक हो गया। राज को लगा था कि अगर वो मरीज हुआ तो आन्या उसे मनाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। आन्या ने कहा, ठीक है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर आन्या वहां से जाने लगी। वही ये बात सुन राज की नाराजगी तुरंत गायब हो गई। वो भागता आन्या के पास गया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो और ये मैसेज मैंने ऐसे ही गुस्से में कर दिया था। प्लीज नाराज मत हो, प्लीज बेबी। ये सुनकर आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने राज को ये जाहिर नहीं होने दिया। आन्या ने कहा, तुम तो राज थे ना। राज ने कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि गलती। आन्या ने बात काटते हुए कहा, हाँ गलती मेरी थी, तो मैं जाती हूँ यहाँ से, तुम मुझसे राज होगे। राज ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर राज ने आन्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर चेयर पर बैठ गया। अब राज चेयर पर बैठा था और आन्या उसकी गोद में। राज ने आन्या को अचानक से किस करना शुरू कर दिया। डॉट 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 15 मिनट बाद, करीब 15 मिनट बाद राज ने आन्या को छोड़ा और आन्या लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगी। तभी आन्या का फोन बजा तो आन्या ने फोन उठा अपने कानों से लगा लिया। फोन से आवाज आई, आन्या क्या जो मैंने सुना वो सही है क्या? रति आंटी सही कह रही थी, तुमने रति आंटी को चुने हुए लड़के ये शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर आन्या ने जल्दी से देखा कि फोन किसका आया है और आन्या विराज का नाम देख परेशान हो गई। असल में विराज को राज और आन्या के बारे में कुछ नहीं पता था और उसे जब रति ने फोन करके बताया कि आन्या ने शादी के लिए हाँ कर दी है तो उसने जल्दी से आन्या को फोन किया। आन्या ने एक नज़र राज की तरफ देखा, जिसके आन्या के पास होने के कारण सारी बात सुन ली थी और अब वो उसे घूर कर देख रहा था। राज ने आन्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और कहा, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सिवा किसी और से शादी कैसे करती हो।
अगर तुमने मेरे सिवा किसी और से शादी करने की सोची तो मैं पहले उस आदमी को मारूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। राज की बात फोन पर दूसरी तरफ मौजूद विराज ने भी सुन ली और फिर उसने राज को सब एक्सप्लेन किया। इसके बाद विराज ने कहा, तुम दोनों ने ही मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। राज ने विराज की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ये कह राज ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद राज ने आन्या से कहा, आई लव यू बेबी। ये कहकर राज आन्या को बहुत ही पेशनेट तरीके से किस करने लगा। राज आज बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार आन्या ने उनके रिश्ते को लेकर खुद कोई इनिशिएटिव लिया था। वैसे राज ने भी अपने दादा और दादी से बात कर ली थी और वो दोनों भी बहुत खुश थे। दादी ने कल ही राज को आन्या के साथ लंच पर सिंघानिया बुलाया था। राज ने भी उन्हें आन्या से पूछकर बताने का कहा था। आज राज इतना खुश था कि उसने मन ही मन में कहा, आन्या चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा और हमेशा तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ये सोचते वक्त राज की आंखों में कुछ भी कर गुजरने की चमक थी। थोड़ी देर बाद राज आन्या को अभी भी किसी कर रहा था कि तभी राज के ऑफिस की गेट खुला और मानव भागता हुआ अंदर आया। लेकिन जब उसने अपने सामने का नजारा देख तो वहां से जाने की जगह उल्टा उन्हें घूरने लगा। आन्या ने जब ऑफिस में किसी के आने की आहट सुनी तो उसने घूरकर राज को देखा जैसे उसे छोड़ने का लिए कब रही हो। वहीं राज तो आन्या को किस करने में इतना खो चुका था कि उसने आन्या की गुस्से वाली आंखों पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर में आन्या ने गुस्से से राज के होंठ पर बाइट कर लिया। राज के मुंह से खुद ही एक दर्द भरी आहें निकल गई और वो बोला, बेबी क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। आन्या ने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके पीछे देखने लगी। राज भी आन्या की नजरों का पीछा करते हुए पीछ मुड़ा और मानव को देख सब समझ गया। मानव ने कहा, राज क्या ये तू ही है? क्या मैंने सही देखा? दी राज सिंघानिया एक लड़की को किस कर रहा था। तभी मानव की नजर आन्या पर गई और वो फल करते हुए बोला, वाओ भाभी आप बिल्कुल किसी परी की तरह सुंदर हो। मैंने आज से पहले आपके जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी। वैसे मैं राज का दोस्त हूँ मानव। राज को अब मानव पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहले उसने उसका रोमांटिक मूवमेंट स्पॉइल कर दिया और अब उसकी ही गर्लफ्रेंड से साथ फ्लर्ट कर रही है। मानव ने फिर से कहा, वैसे राज भाई ने बताया कि मिस्टर ए आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो क्या है ना, मैं भी एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मिस्टर ए का बहुत बड़ा फैन भी। तो क्या आप प्लीज उनसे कहोगे कि वो मुझे अपना असिस्टेंट बना लें? मानव की बात सुनकर राज का गुस्सा और बढ़ गया। राज ने मानव को गुस्से से घूरते हुए कहा, नहीं उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर मानव ने कहा, भाभी प्लीज, मैं सच में उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस बार राज के कुछ कहने से पहले ही आन्या ने कहा, देखो मेरे दोस्त को असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। मानव ने उदास होकर कहा, ठीक है भाभी। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो बोला, भाभी वैसे क्या ये आपके साथ भी ऐसे ही गुस्से से बात करता है? आन्या ने कहा, नहीं ये मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? मानव ने कहा, वो क्या है ना भाभी, ये जब देखो सदा से मुंह लेकर घुमा है और बात बात पर गुस्सा करता रहता है, इसलिए मुझे लगा कि ये आपसे भी ऐसे ही बात करता होगा। ये सुनकर आन्या को हंसी आ गई और राज मानव को गुस्से में घूरने लगा। मानव की नजर भी राज पर गई और वो ये देखकर डर गया। मानव ने कहा, अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहां से रफुचुक कर गायब हो गया। उसके जाने के बाद राज ने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो लंच करते हैं। राज की बात के जवाब में आन्या ने कहा, हाँ बहुत भूख लगी है, वैसे भी मैंने ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर राज ने आन्या को डांटते हुए कहा, ये क्या बात हुई? तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? तुम्हें हर थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए, देखो तुम कितनी पतली हो। ये कहते हुए राज ने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया और फिर आन्या ने राज को समझाते हुए कहा, वो मैं अपने काम में इतना बाजी हो गई कि मुझे कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। राज ने आन्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने ऑफिस में ही बने एक दूसरे रूम का गेट खोला और उसे उसमें ले गया। कमरे के अंदर राज आन्या को रूम में लेकर गया और आन्या उस रूम के देखने लगी। वो रूम बहुत ही सुंदर था और उस रूम में एक बेड, टीवी और स्टडी टेबल के साथ ही एक अटैच किचन भी था।
राज आन्या को किचन में लेकर गया और वहीं पर बनी सेल्फ पर उसे बैठा दिया। आन्या ने राज को सवाल भरी नजरों से देखा तो राज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से डिनर बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर कंपनी दो। आन्या ने प्यार से हाँ में सर हिला दिया और राज को काम करते हुए देखने लगी। राज बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खाना बना रहा था। काम करते हुए बीच बीच में राज आन्या को कभी बहुत प्यार से देखकर मुस्कुराता तो कभी आन्या के होंठों पर होंठ रखकर किस करने लगता। कुछ देर बाद, कुछ ही देर में पूरी खाना तैयार हो गया और राज ने खाने में आन्या का फेवरेट शाही पनीर, बटर नान और आटे का हलवा बनाया था। राज ने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। इसके बाद राज वापस किचन में गया और लंच ले आया। राज ने आन्या से कहा, बेबी अपने हाथ से खिलाफ ना प्लीज। आन्या ने राज की बात को मान लिया और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी और राज भी आन्या को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। खाना खत्म करने के बाद उन दोनों ने जाकर अपने हाथ धोए, फिर जाकर सोफा पर बैठ गए। राज ने आन्या से पूछा, खाना कैसा बना था? आन्या ने कहा, बहुत टेस्टी। माँ के बाद आज पहली बार किसी के हाथ की खाना मुझे इतना अच्छा लगा है। राज ने कहा, तो मुझे इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। आन्या ने हैरानी से राज की तरफ देखा, लेकिन आन्या के कुछ कहने से पहले ही राज ने उसे किस करना शुरू कर दिया। राज ने किस करते हुए ही आन्या को सोफे पर लेटा दिया और उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। आन्या ने राज को मना नहीं किया, बल्कि अपने हाथ उसकी गर्दन में लपेट दिए। आन्या के इस एक्शन से राज बहुत खुश हो गया और ज्यादा पैशन से आन्या को किस करने लगा। कुछ देर बाद राज ने आन्या को किस करना बंद किया तो आन्या जोर जोर से सांसें लेने लगी, लेकिन आज राज का आन्या को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। राज ने आन्या के पूरे चेहरे, गर्दन और कॉलरबोन पर किस करना शुरू कर दिया। राज आन्या को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे आन्या के मुंह से बार बार आहें निकल रहा थी। 15 मिनट बाद, 15 मिनट तक राज आन्या के साथ ऐसे ही करता रहा और फिर राज ने धीरे से आन्या के कान में कहा, बेबी आज फिर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। बाकी सब शादी के बाद और तुम चाह कर भी मुझसे नहीं बच सकती। ये सुनकर आन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और इसे राज से छिपाने से लिए उसने अपना चेहरा राज की टेस्ट में छुपा लिया। राज समझ गया कि आन्या शर्मा रही है, इसलिए उसने पलटकर आन्या को अपने ऊपर किया और फिर प्यार से उसे हग कर लिया। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही लेटे रहे और फिर आन्या उठने लगी। राज ने उसे कमर से पकड़कर वापस लेटाया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना, अच्छा लगता है। राज की बात सुन आन्या मुस्कुराने लगी और वैसे ही लेट गई। राज ने आन्या से कहा, तुम्हें पता है जितना सुकून मुझे तुम्हारे आसपास होने से मिलता है ना, उतना पहले कभी नहीं मिला। तुम मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि मेरा सब कुछ हो, मेरा जुनून हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। राज की बात सुन आन्या ने राज को और कसकर गले लगा लिया। तभी राज ने कहा, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आन्या ने पूछा, क्या बताना भूल गए? राज ने कहा, वो क्या है ना कि दादी तुम्हें लंच पर बुलाना चाहती थी और मैंने उन्हें हाँ कह दिया। आन्या ने हैरानी से कहा, क्या? और लंच पर कब जाना है? राज ने नजरें चुराते हुए कहा, वो तो कल ही जाना है। राज के ये बात कहते ही किसी चीज से बहुत जोर से जमीन पर गिरने की और दर्द में कराने की आवाज सुनाई दी। मानव ने फिर से कहा, वैसे राज भाई ने बताया कि मिस्टर ए आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो क्या है ना, मैं भी एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मिस्टर ए का बहुत बड़ा फैन भी। तो क्या आप प्लीज उनसे कहोगे कि वो मुझे अपना असिस्टेंट बना लें? मानव की बात सुनकर राज का गुस्सा और बढ़ गया। राज ने मानव को गुस्से से घूरते हुए कहा, नहीं, उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर मानव ने कहा, भाभी प्लीज, मैं सच में उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस बार राज के कुछ कहने से पहले ही आन्या ने कहा, देखो मेरे दोस्त को असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। मानव ने उदास होकर कहा, ठीक है भाभी। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो बोला, भाभी वैसे क्या ये आपके साथ भी ऐसे ही गुस्से से बात करता है? आन्या ने कहा, नहीं, ये मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? मानव ने कहा,
वो क्या है ना भाभी, ये जब देखो सदा से मुंह लेकर घुमा है और बात बात पर गुस्सा करता रहता है, इसलिए मुझे लगा कि ये आपसे भी ऐसे ही बात करता होगा। ये सुनकर आन्या को हंसी आ गई और राज मानव को गुस्से में घूरने लगा। मानव की नजर भी राज पर गई और वो ये देखकर डर गया। मानव ने कहा, अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहां से रफुचुक कर गायब हो गया। उसके जाने के बाद राज ने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो लंच करते हैं। राज की बात के जवाब में आन्या ने कहा, हाँ बहुत भूख लगी है, वैसे भी मैंने ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर राज ने आन्या को डांटते हुए कहा, ये क्या बात हुई, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं, तुम्हें हर थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए, देखो तुम कितनी पतली हो। ये कहते हुए राज ने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया और फिर आन्या ने राज को समझाते हुए कहा, वो मैं अपने काम में इतना बाजी हो गई कि मुझे कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। राज ने आन्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने ऑफिस में ही बने एक दूसरे रूम का गेट खोला और उसे उसमें ले गया। डॉट 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 डॉट। कमरे के अंदर राज आन्या को रूम में लेकर गया और आन्या उस रूम के देखने लगी। वो रूम बहुत ही सुंदर था और उस रूम में एक बेड, टीवी और स्टडी टेबल के साथ ही एक अटैच किचन भी था। राज आन्या को किचन में लेकर गया और वहीं पर बनी सेल्फ पर उसे बैठा दिया। आन्या ने राज को सवाल भरी नजरों से देखा तो राज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से डिनर बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर कंपनी दो। आन्या ने प्यार से हाँ में सर हिला दिया और राज को काम करते हुए देखने लगी। राज बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खाना बना रहा था। काम करते हुए बीच बीच में राज आन्या को कभी बहुत प्यार से देखकर मुस्कुराता तो कभी आन्या के होंठों पर होंठ रखकर किस करने लगता। डॉट 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 डॉट। कुछ देर बाद, कुछ ही देर में पूरी खाना तैयार हो गया और राज ने खाने में आन्या का फेवरेट शाही पनीर, बटर नान और आटे का हलवा बनाया था। राज ने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। इसके बाद राज वापस किचन में गया और लंच ले आया। राज ने आन्या से कहा, बेबी अपने हाथ से खिलाफ ना प्लीज। आन्या ने राज की बात को मान लिया और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी और राज भी आन्या को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। खाना खत्म करने के बाद उन दोनों ने जाकर अपने हाथ धोए, फिर जाकर सोफा पर बैठ गए। राज ने आन्या से पूछा, खाना कैसा बना था? आन्या ने कहा, बहुत टेस्टी। माँ के बाद आज पहली बार किसी के हाथ की खाना मुझे इतना अच्छा लगा है। राज ने कहा, तो मुझे इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। आन्या ने हैरानी से राज की तरफ देखा, लेकिन आन्या के कुछ कहने से पहले ही राज ने उसे किस करना शुरू कर दिया। राज ने किस करते हुए ही आन्या को सोफे पर लेटा दिया और उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। आन्या ने राज को मना नहीं किया, बल्कि अपने हाथ उसकी गर्दन में लपेट दिए। आन्या के इस एक्शन से राज बहुत खुश हो गया और ज्यादा पैशन से आन्या को किस करने लगा। कुछ देर बाद राज ने आन्या को किस करना बंद किया तो आन्या जोर जोर से सांसें लेने लगी, लेकिन आज राज का आन्या को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। राज ने आन्या के पूरे चेहरे, गर्दन और कॉलरबोन पर किस करना शुरू कर दिया। राज आन्या को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे आन्या के मुंह से बार बार आहें निकल रहा थी। डॉट 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 डॉट। 15 मिनट बाद, 15 मिनट तक राज आन्या के साथ ऐसे ही करता रहा और फिर राज ने धीरे से आन्या के कान में कहा, बेबी आज फिर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। बाकी सब शादी के बाद और तुम चाह कर भी मुझसे नहीं बच सकती। ये सुनकर आन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और इसे राज से छिपाने से लिए उसने अपना चेहरा राज की टेस्ट में छुपा लिया। राज समझ गया कि आन्या शर्मा रही है, इसलिए उसने पलटकर आन्या को अपने ऊपर किया और फिर प्यार से उसे हग कर लिया। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही लेटे रहे और फिर आन्या उठने लगी। राज ने उसे कमर से पकड़कर वापस लेटाया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना, अच्छा लगता है। राज की बात सुन आन्या मुस्कुराने लगी और वैसे ही लेट गई। राज ने आन्या से कहा,
तुम्हें पता है जितना सुकून मुझे तुम्हारे आसपास होने से मिलता है ना उतना पहले कभी नहीं मिला। तुम मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि मेरा सब कुछ हो, मेरा जुनून हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। राज की बात सुन आन्या ने राज को और कसकर गले लगा लिया। तभी राज ने कहा, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आन्या ने पूछा, क्या बताना भूल गए? राज ने कहा, वो क्या है ना कि दादी तुम्हें लंच पर बुलाना चाहती थी और मैंने उन्हें हाँ कह दिया। आन्या ने हैरानी से कहा, क्या? और लंच पर कब जाना है? राज ने नजरें चुराते हुए कहा, वो तो कल ही जाना है। राज के ये बात कहते ही किसी चीज से बहुत जोर से जमीन पर गिरने की और दर्द में कराने की आवाज सुनाई दी। राज की बात सुनकर आन्या ने गुस्से में राज को धक्का देकर सारे से नीचे गिरा दिया, जिस वजह से राज के मुंह से एक आहें निकल गई। राज ने करहाते हुए कहा, क्या कर रही हो, लग गई मुझे। आन्या ने राज को गुस्से से घूरा, जिस कारण राज की बोलती बंद हो गई। आन्या ने गुस्से में कहा, हमें कल तुम्हारे दादा दादी से मिलने जाना है और तुम मुझे अब बता रहे हो? राज ने खड़े होते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? आन्या ने कहा, मुझे अभी उनके लिए गिफ्ट भी लेने हैं। राज ने नासमझी में पूछा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हम आएगा जा सकते हैं ना? और वैसे भी तुम मेरी दादी से पहले भी तो मिल चुकी है ना? आन्या ने कहा, हाँ लेकिन मैं उनसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह पहली बार मिल रही हूँ ना। आखिर में राज को आन्या की बात मानने ही पड़ी और वो उसे लेकर ऑफिस से मॉल के लिए निकल गया, लेकिन आन्या अब भी उससे बहुत नाराज थी। कार के अंदर राज और आन्या कार की बैक सीट पर बैठे थे और ड्राइवर कार चला रहा था। राज ने पहले पार्टीशन ऑन कर दिया था, जिस वजह से ड्राइवर को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बैक सीट पर क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो देख पाता तो जरूर अब तक बेहोश हो चुका होता। वहीं बैक सीट पर बेचारे राज को अब तक ये समझ नहीं आया था कि उससे गलती क्या हुई है, लेकिन फिर भी वो आन्या के सामने अपने कान पकड़ कर बैठा था और माफी मांग रहा था, लेकिन आन्या उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और कार से बाहर देख रही थी। राज ने कहा, बेबी प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। आन्या ने इसरार भी कोई जवाब नहीं दिया तो राज ने आन्या को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। राज ने आन्या का चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज आई एम सॉरी। राज की बात सुनकर आन्या सोच में पड़ गई। आन्या ने अचानक से कहा, ठीक है तो मेरे लिए गाना गाओ, यही तुम्हारी सजा है। राज ने कहा, ठीक है। ये कहकर राज ने गाना गाना शुरू कर दिया। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सन, तुझको मैं कर लूं, हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पैल में चुन, तुझको मैं कर लूं, हासिल लगी है यही धुन। आन्या राज को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि राज इतना अच्छा गाना भी गा सकता है। राज ने गाए हुए ही आन्या को एक स्माइल पास की, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। पूर्ण विराम कोष्टक। जो भी जितने पल जियो उन्हें तेरे संग जियो, जो भी कल हो अब मेरा उससे तेरे संग जियो, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उससे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सन, मुझको मैं कर लूं, हासिल लगी है यही धुन। राज की इस हरकत पर आन्या मुस्कुराने लगी और फिर उसने बहुत ही प्यार से उसकी चेस्ट पर एक मुक्का मारा। राज को पता था कि आन्या ने प्यार से कर रही है, इसलिए वो भी मुस्कुराने लगा। मुझको द टू मिट जाने, आप खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको टू ना द जाने, तू मुझ पे खुद को द लूट। आन्या ने प्यार से राज के सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली और गाने को महसूस करने लगी। राज ने भी धीरे धीरे आन्या के सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जान पे आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उससे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सन, तुझको मैं कर लूं, हासिल लगी है यही धुन। जैसे ही राज ने गाना बंद किया, कार रुक गई और ड्राइवर बोला, सर हम मॉल पहुंच गए। ड्राइवर की बात सुनकर राज और आन्या दोनों अलग हुए और कार से उतर गए। डॉट 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 डॉट। मॉल के अंदर
वो दोनों कार से उतरकर मॉल के अंदर गए और उनके आते ही वहां पर उस मॉल का मैनेजर भागता हुआ आया और बोला, गुड इवनिंग मिस्टर सिंघानिया। अगर हमें पहले पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं पहले ही मॉल खाली करवा देता। आप बस 2 मिनट कुत्ते, मैं अभी पूरा मॉल खाली करवा देता हूँ। असल में इस मॉल का नाम द ओरिजिन था और इसका मालिक भी राज था, लेकिन वो यहाँ पर बहुत कम ही आता था। आन्या ने उस मैनेजर को रोकते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। आन्या की बात सुनकर उस मैनेजर ने राज की तरफ देखा तो राज ने कहा, वही करो जो मेरी फ्यूचर वाइफ कहती है। राज का बात सुनकर मैनेजर के साथ ही साथ आन्या भी हैरान हो जाती है। आन्या ने अपने चेहरे पर हैरानी को भाव आने नहीं दिए और मैनेजर ने भी जल्दी से खुद को नॉर्मल करके कहा, जी हाँ सर, मैं समझ गया। इसके बाद राज ने उस मैनेजर को दाने का इशारा कर दिया और खुद आन्या को लेकर मॉल घूमने लगा। कुछ ही देर में आन्या ने राज के दादा दादी के लिए काफी सारे गिफ्ट खरीदे और फिर राज आन्या को लेकर एक शॉप में चला गया। उस शॉप में बहुत सुंदर ड्रेसेस लगी हुई थी, इसलिए राज उसे वहां लेकर गया था। राज आन्या के लिए नई ड्रेस लेना चाहता था एक शॉप के अंदर। वहीं उस शॉप में सिर्फ फीमेल स्टाफ ही मौजूद थी और वो राज को देख रही थी। वो सब ये नहीं जानती थी कि आन्या राज की होने वाली पत्नी है। उन सबको यही लग रहा था कि राज बाकी अमीर आदमियों की तरह है और आन्या के साथ खेल रहा है और आन्या भी राज का फायदा उठा रही है। उनमें से एक असिस्टेंट जो खुद को बेहद सुंदर समझती थी, उसने मन में कहा, वाओ यार, ये कितना हैंडसम है और दिखने में अमीर भी लगता है। अगर मैंने इसे इम्प्रेस कर लिया तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। ये सोचकर वो राज और आन्या के पास जाने लगी। वहीं राज आन्या को लेकर जब से मॉल में आया था, आन्या उसे ये ही कह रही थी कि उसका कुछ भी लेने का मन नहीं है, लेकिन राज उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। तभी वहां पर वो सेल्स असिस्टेंट आए और उनसे बोली, गुड इवनिंग सर, कैन आई हेल्प यू। लेकिन राज ने उस असिस्टेंट की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। राज ने एक लाइट कलर की फ्लोरल ड्रेस उठाई तो उस असिस्टेंट ने कहा, वाओ सर, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। ये कहते हुए उस असिस्टेंट ने राज का छूने की कोशिश की, लेकिन राज ने अपना हाथ हटा लिया। राज ने गुस्से से उस सेल्स असिस्टेंट को घूरा और अपना फोन निकाल कर किसी को फोन किया और कहा, जल्दी यहाँ आओ। बस इतना कह राज ने फोन काट दिया। आन्या भी उस असिस्टेंट की हरकतें देखकर उसके इरादे समझ गई थी और गुस्से से उसे देख रही थी। वहीं उस बेवकूफ असिस्टेंट को लग रहा था कि वो अपने प्लेन में कामयाब हो गई और राज उसे इनाम देने वाला है। उसने मन ही मन कहा, बस एक बार मैं इनके बेड तक चली जाऊं फिर मेरी लाइफ सेट है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये ही उस असिस्टेंट के साथ भी हो रहा था। पूर्ण विराम कोष्टक। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर राज से कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अपनी बात कहते हुए उस असिस्टेंट ने राज को छूने की कोशिश की, लेकिन राज तेजी दिखाते हुए वहां से हट गया। वहीं ये सब देखकर आन्या का गुस्सा परवान चढ़ रहा था। आन्या ने अपना फोन उठाया और दक्ष को फोन किया। फोन उठते ही दक्ष के कुछ कहने से पहले ही आन्या ने कहा, 10 मिनट में अगर तुम रोजी के साथ ओरिजिन मॉल में मेरे सामने नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें सोनू के हवाले कर दूंगी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये कहकर आन्या ने फोन काट दिया और वहीं जब राज ने आन्या की बात सुनी तो वो समझ गया कि आन्या कितनी गुस्से में है। राज ने आन्या को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बेबी तुम गुस्सा मत हो, मैं सब हैंडल। राज ने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि आन्या ने उसे आंखें दिखाते कर शांत कर दिया। आन्या ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे मामले को निपटाने के तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। आन्या की बात खत्म होते वहां पर मॉल का मैनेजर आ गया और उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं सर। राज ने कहा, ओए सेल्स असिस्टेंट को जॉब से निकाल दो और ये आज के बाद मुझे दिखनी नहीं चाहिए। राज की बात खत्म होते ही उस असिस्टेंट ने कहा जिसे पहले ही राज के गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वो लड़की रोती रही लेकिन गार्ड्स ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और उसके जाने के बाद आन्या ने कहा, दक्ष आता ही होगा। डॉट 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 डॉट। कुछ सेकंड के बाद
दक्ष और रोजी लगभग भागते हुए वहां आए और दक्ष ने कहा, गुड इवनिंग मैम। जवाब में आन्या ने अपना सर हिला दिया। दक्ष आन्या की धमकी से इतना डर गया था कि उसने 100 की स्पीड से बाइक चलाकर उन्हें 8 मिनट में ही वहां पहुंचा दिया और उसने आते हुए बहुत सारे सिग्नल भी तोड़ दिए। आन्या ने कहा, दक्ष जाकर उस लड़की के बारे में पता करो जिसने अभी तमाशा किया था, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दक्ष ने येस मैम कहा और वहां से चला गया तो राज ने उस मैनेजर को ऑर्डर देते हुए कहा, इस स्टोर की सभी VIP ड्रेसेस पैक कर दो। ये कहकर वो आन्या को लेकर वहां से कॉफी शॉप की तरफ चला गया और उनके पीछे पीछे रोजी भी चली गई। डॉट 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 डॉट। कॉफी शॉप में आकर राज ने आन्या से कहा, तुम क्या खाओगी? आन्या ने कुछ सोचकर कहा, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। राज ने हाँ में सर हिला दिया और वेटर को बुलाकर उसे 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 पिज्जा का ऑर्डर दिया। ये सुनकर रोजी ने कहा, और मेरा क्या दीदी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं मंगवाया? राज ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आवाज इतनी सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोजी चौंक गई और बात बदलते हुए बोली, अरे मैं आपसे पहले मिली हुई हूं ना, इसलिए शायद आपको ऐसा लगता है। वैसे अब आपकी चोट कैसी है? राज ने सख्त लहजे में कहा, बात बदलने की कोशिश मत करो और सच बताओ। ये कहते हुए राज का ऑरा डरावना हो गया। रोजी राज से डरकर कांपने लगी और मन में बोली, मुझे तो लगा था कि आन्या राज से ज्यादा डरावनी है, लेकिन अब मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई है। ये तो इस वक्त आन्या से भी ज्यादा डरावना लग रहे हैं। फिर उसने आन्या को देखा जो कि बिल्कुल शांत लग रही थी, जैसे उसे इस चीज से कोई मतलब ही ना हो। रोजी ने फिर से मन में कहा, मेरे लिए तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। अगर मैंने सब बता दिया तो आन्या मुझे नहीं छोड़ेगी, और अगर नहीं बताया तो जूजू पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। राज ने तेज आवाज में कहा, जवाब दो। रोजी डर गई और अपना गला साफ करते हुए बोली, हेलो राज बेबी, कैसे हो तुम? तुम्हें मेरी याद तो आई ना? अरे बेबी, आप तो पुणे जाकर हमें बिल्कुल भूल ही गए। ये सुनकर राज ने हैरानी से कहा, तो वो तुम थी जिसने मुझे पुणे में फोन किया था ताकि आन्या मेरी पानी पूरी में मिर्च मिला सके? राज ने आन्या की तरफ देखा तो आन्या ने हाँ में सर हिला दिया और फिर अचानक से आन्या का फोन बजने लगा। राज उठकर वहां से चलाने गया। राज के जाने के बाद आन्या ने रोजी से कहा, तुम्हारा हिसाब तो मैं बाद में करूंगी, पहले जाकर ये पता करो कि क्या ये असिस्टेंट कुछ गलत काम करती थी, क्योंकि उसका फोन और गहने उसके काम से मैच नहीं करते। उसके पास कपड़े से लेकर फोन तक हर चीज बहुत महंगी थी। रोजी ने आंखें रोल की और ठीक है कहकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद राज और रोजी आन्या के पास आए और रोजी बोली, काम हो गया? तो आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी वेटर भी उनका ऑर्डर ले आया। राज ने अपनी चेयर आन्या की चेयर से पास की और आन्या को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। आन्या ने राज को हैरानी से देखा और फिर अपने आसपास देखा। पूरा कॉफी शॉप खाली पड़ा था और वहां पर राज और आन्या के अलावा सिर्फ रोजी थी। राज ने पहले ही पूरा कॉफी शॉप खाली करवा दिया था। वहीं जब रोजी ने ये सीन देखा तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। रोजी वहां से खड़ी होते हुए बोली, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी तो राज ने सख्त आवाज में कहा, ये कोल्ड ड्रिंक लेकर जाओ। रोजी ने डर कर कहा, जी सर। रोजी की बात सुनकर राज की आंखें डार्क हो गई और वो बोला, मुझे जीजू ही बुलाओ और अब तुम जा सकती हो। रोजी ने ओके जीजू कहा और वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद राज ने कोल्ड ड्रिंक उठाए और खोलकर आन्या को दे दी। आन्या ने भी कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लिया ही था कि राज ने कहा, मुझे भी पानी है। राज की बात सुनकर आन्या ने जो कोल्ड ड्रिंक का सिर लिया था वो उसके मुंह में ही रह गया और उसने कोल्ड ड्रिंक को राज की तरफ बढ़ा दिया। राज ने कहा, नो नो बेबी, ऐसे नहीं, मुझे वो सिर चाहिए जो अभी अभी तुमने ली है। ये कहकर राज ने आन्या को कोई मौका नहीं दिया। राज ने उसे अपनी तरफ खींचा और किस करने लगा। किस करते हुए ही राज ने आन्या के मुंह से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी ली और आन्या सब हैरानी से उसे देखती ही रही।
राज को आन्या की लत लग चली थी और वो जब तक आन्या को देखता नहीं था या किस नहीं करता था तब तक उसे अपने अंदर कुछ खालीपन सा महसूस होता था। राज को बस आन्या के पास रहने से ही सुकून मिलता था। राज धीरे से आन्या से दूर हुआ तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। राज ने पिज्जा का एक स्लाइस आन्या के मुंह के पास ले आया। राज ने कहा, बेबी लो पिज्जा टेस्ट करो। आन्या ने अपना मुंह खोला और पिज्जा की एक एक बाइट ली और फिर राज ने भी एक बाइट ली। राज ने पूछा, कैसा लगा? आन्या ने एक और बाइट लेते हुए बच्चों की तरह कहा, अमम, यम्मी। आन्या की बात सुनकर राज मुस्कुराने लगा। राज को पता था कि आन्या को खाना, खासकर कि फास्ट फूड, बहुत पसंद था और जब वो घर पर होते थे तब भी वो खाना खाते समय किसी बच्चे का तरह बन जाती थी। लेकिन आन्या के इस नेचर के बारे में सिर्फ उसके करीबी लोग ही जानते थे। आन्या किसी भी बाहर वाले के सामने अपने शांत अंदाज में ही रहती थी। राज ने अचानक से देखा कि आन्या के होठों को पास थोड़ी सी सॉस लगी है। ये देख राज ने आन्या को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। राज ने बहुत सॉफ्टली किस किया और उसके होठों से पास लगी सॉस को अपनी जीभ से चाट लिया। राज आन्या से अलग हुआ और फिर से उसे पिज्जा खिलाने लगा। आन्या ने राज को घूरा और फिर पिज्जा खाने लगी। राज आन्या को अपने हाथों से पिज्जा भी खिला रहा था और कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहा था। 2 घंटे बाद, हालांकि ये बात अलग थी कि आन्या जब भी आन्या कोल्ड ड्रिंक का एक लिप लेती राज उसे खुद पी लेता था। इस तरह राज और आन्या का ब्रेक 2 घंटे तक चला। राज और आन्या ने अपना पिज्जा खत्म किया और फिर आन्या ने टाइम देखा, 9 बज रहे थे। आन्या ने राज से कहा, देखो कितनी देर हो गई है, तुम्हारी कितनी देर लग गई? राज ने कहा, ठीक है, देर हो गई तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब घर ले चलता हूँ। आन्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया। राज ने कुछ सोचकर कहा, आन्या तुम अपने सारे सीक्रेट मुझे अभी बता दो, क्योंकि मैं रोज ऐसे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज की बात पर आन्या जोर से हंसने लगी और बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने और भी सीक्रेट बताऊंगी। वैसे भी आज पूरा रात में मुझे पहले एक जरूरी मीटिंग अरेंज करनी है और फिर एक मिशन में भी मदद करनी है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या की बात पर राज ने कहा, तो क्या तुम्हारा ज्यादातर काम रात में ही होता है? आन्या ने कहा, हाँ, क्योंकि दिन में बहुत कम ही मगन होते हैं और मीटिंग भी हफ्ते में अगर बार ही होती है। आन्या की बात को समझते हुए आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो आन्या ने कहा, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। राज ने आन्या से मजाक करते हुए कहा, मेरा दिल और मैं तो पहले से ही तुम्हारे हैं और तुम्हें क्या चाहिए? आन्या ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम, वो भी चॉकलेट। राज ने आन्या से कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ बड़ा मांगोगी। वैसे क्या तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है? आन्या ने कहा, हाँ, बहुत पसंद है। यहाँ तक कि मैं दिन में एक तो जरूर ही खाती हूँ। राज ने पूछा, तो तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? आन्या ने बिना सोचे ही जवाब दिया, फरेरो रोशर। आन्या की बात सुनकर आन्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अपना फोन निकाल कर रोनित को फोन किया। रोनित ने दूसरा ही रिंग में फोन उठा लिया और कहा, ये सर। राज ने कहा, 2 चॉकलेट आइसक्रीम और फेरेरो रोशर चॉकलेट के कुछ पैकेट। मुझे 15 मिनट के अंदर आन्या के घर पर चाहिए। ये कहकर राज ने फोन काट दिया और आन्या के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अब चले मोडम, या और कुछ भी चाहिए? आन्या ने जोर से हंसते हुए कहा, जी नहीं, आपकी मैडम को और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर आन्या ने राज के गले में हाथ डाल दिया और फिर राज उसे अपनी बाहों में उठे हुए ही बाहर ले गया। राज आन्या को लेकर घर पहुंचा, तब तक रोनित भी वहां आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर पहुंच चुका था। राज ने उससे वो सब लिया और उसे वापस भेज दिया। इसके बाद राज आन्या को लेकर घर के अंदर चले गया। अंदर जाकर राज ने उससे कहा, तो अब हमें कहाँ जाना है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या ने कहा, फिलहाल तो तुम अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि हमें पूरी रात जागना है। मेरा काम पूरी रात चलने वाला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बीच में ही जा सकते हो। राज ने कहा, नहीं, मैं पूरी रात तुम्हें काम करते हुए देखूंगा और तुमसे बातें करूंगा। अब मैं फ्रेश होने जाता हूँ। ये कहकर राज जल्दी से वहां से चला गया। राज के जाने के बाद आन्या भी मुस्कुराने लगी और फिर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद आन्या का रूम। राज आन्या के कमरे गया तो उसने देखा कि आन्या कमरे का यहाँ से वहां चक्कर काटकर कुछ सोच रही थी।
राज ने आन्या से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? आन्या ने राज की तरफ देखा और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी कि किसी लड़के को लड़की से ज्यादा समय कैसे लग सकता है तैयार होने में। राज ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, अभी बताता हूँ। ये कहकर राज आन्या के पीछे भागने लगा और आन्या उसके आगे आगे उससे बचने के लिए। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद आन्या ने कहा, अब बस मुझे देर हो रही है। मेरी टीम मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रही होगी। से कहकर आन्या राज को अपनी लाइब्रेरी में ले गई और वहां जाकर राज ने कहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं पहले पूरी लाइब्रेरी देख चुका हूँ। आन्या ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी लेब को ढूंढना इतना आसान होता तो ये सीक्रेट ना होता। राज ने कहा, तो क्या वो लेब यही है? आन्या हाँ में सर हिलाते हुए उस खाली दीवार के पास गई और वॉल पर लगी घड़ी को घुमाते हुए अपनी सीक्रेट लेब का गेट खोल दिया। आन्या को ये सब करता आन्या हैरानी से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर से इतने नॉर्मल दिखने वाले घर में इतने सारे खुफिया रास्ते हैं। दरवाजा पूरी तरह से खुलने के बाद राज के मुंह से बस यही निकला कि बेबी तुम मुझे हैरान करना का कोई मौका नहीं छोड़ती। आन्या ने कहा, मजाक हो गया हो तो अब क्या हम कमरे में चलें? राज ने अपना सर हाँ में हिलाया और आन्या के पीछे पीछे लेब में चला गया। वो दोनों लेब को अंदर गए और राज वहां आसपास देखने लगा। वो लेब बहुत बड़ी थी और उसकी सभी दीवारें सफेद रंग की थी। वहां पर एक तरफ बहुत बड़ा सा कंप्यूटर रखा था और बाकी जगह बहुत सारे रोबोट और उनके पार्ट्स बहुत ही सलीके से रखे हुए थे। उनमें से कुछ रोबोट अभी तक पूरे नहीं बने थे, उन्हें अलग रखा गया था, जबकि बाकी काफी सारे पूरे बने हुए थे, उन्हें अलग रखा गया था। यहाँ तक कि वहां पर उन रोबोट को भी अलग रखा गया था जो कि आन्या ने मिलिट्री को दिए थे या बाहर बेचे थे। राज उन सभी रोबोट को पास जाने लगा तो आन्या ने कहा, उन्हें छूना मत, उनमें से कई सिर्फ छूने के ही एक्टिव हो जाते हैं। जवाब में राज ने कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ये कहकर उन रोबोट को पास चला जाता है और आन्या अपने फोन को जीना से कनेक्ट करके उसे लेब में आने का ऑर्डर दिया। आन्या को पता था कि जीना ऐसे बिना उसकी इजाजत के बाहर किसी के सामने नहीं जाती है। 5 मिनट बाद राज आन्या के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे रोबोट हैं। मुझे पहले ये नहीं पता था कि इन सब को तुमने बनाया है। मैंने तो उन्हें इसलिए खरीदता था क्योंकि मिस्टर ए का बनाए हुए रोबोट में कभी कोई कमी नहीं होती थी। अपनी बात पूरी होते ही राज के दिमाग में कुछ आया और वो बोला, वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे बनाए हुए एक रोबोट की कीमत भी बाहर कई मिलियन होती है, लेकिन तुम इन्हीं रोबोट को इंडियन आर्मी को बहुत ही कम पैरों में सप्लाई करती हो। आन्या ने जवाब में अपना सर हाँ में हिला दिया और तभी आन्या की नजर वहां आती जीना पर गई तो आन्या ने कहा, राज इससे मिलो, ये है जीना। ये मेरी लेब कई कामों में मदद करती है। जीना मेरी सबसे पसंदीदा रोबोट है क्योंकि मैंने इमोशंस भी डाले हैं। आन्या की बात खत्म होते ही जीना ने कहा, हेलो मिस्टर राज सिंघानिया, आई एम जीना एंड फ्रेंडली एंड हेल्पिंग रोबोट। ये कहते हुए जीना ने अपना हाथ राज के मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो राज ने भी उससे हाथ मिलाया। आन्या ने कहा, जीना, हमारी कश्मीर वाली टीम को कॉल करो और तब तक मैं वहां से सी टीवी हैक करती हूँ। आन्या ने अपनी बात खत्म करते ही अपनी उंगलियां कंप्यूटर पर चलानी शुरू कर दी। राज के देखते ही देखते आन्या ने 30 सेकंड से भी कम के समय में अपना काम कर लिया और फिर अपनी टीम से बात करने लगी। राज को पता था कि जब आन्या कोई काम कर रही होती थी तो वो किसी भी और चीज पर ध्यान ही नहीं देती थी, इसलिए उसने भी आन्या को परेशान नहीं किया और बस शांति से खड़े होकर उसे काम करते हुए देखता रहा। 1 घंटे बाद आन्या ने कहा, ठीक है, टीम से ही रोटी, आपका मिशन 2 घंटे में शुरू होगा। ये कहकर आन्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आन्या ने कॉल डिस्कनेक्ट करके जीना से कहा, जीना तुरंत बेस पर ऑर्डर भेजो कि मैं आधे घंटे बाद एक मीटिंग करूंगी और उस मीटिंग में जो भी मौजूद नहीं हुआ फिर मैं उससे टॉर्चर रूम में मीटिंग करूंगी। जीना ने यस मैम कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही राज आया और उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी जान को इतना गुस्सा आता है। आन्या ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगी तो वो सब अपने काम में अपना बेस्ट नहीं देंगे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। राज ने सहमति में अपना सर हिलाते हुए कहा, वैसे ये मिशन है किस बारे में? आन्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा,
कश्मीर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए और वो कल ही यहाँ की कुछ लड़कियों को यहाँ से बाहर के देशों में बेचने वाले हैं। राज ने बात समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, वैसे तुम उन लड़कियों को कैसे बचाओगी? आन्या ने कहा, उन्हें मैं नहीं, विक्की बचाएगा, वो भी अपने तरीके से। आन्या की बात सुनते ही राज के दिमाग में वो सीन घूम गया जब बाकी लड़कियां आन्या के साथ फर्क कर रही थी और आन्या भी उनका पूरा साथ दे रही थी। वो सब याद करके राज की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम वहां विक्की बनकर नहीं जाओगी। आन्या ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर, अगर तुम ये कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और अपना प्लेन बदल दूंगी। आन्या की बात सुनकर राज खुशी से मुस्कुरा दिया, लेकिन आन्या के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। आन्या अपनी जगह से खड़ी हुई और राज के चारों तरफ एक चक्कर काटना शुरू कर दिया। आन्या ने आगे कहा, तो अब मेरे पास एक ही चारा बचा है, मैं लड़की बनकर ही वहां जाऊंगा और फिर वो मुझे किडनैप करेंगे और मैं वहां पहुंच जाऊंगी जहां उन लड़कियों को रखा गया है। ये कहकर आन्या ने एक नजर राज के चेहरे को देखा जिसके हाव भाव लगातार बदल रहे थे। ये देखकर आन्या ने के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आन्या ने आगे कहा, हो सकता है कि मुझे वहां ले जाते वक्त वो लोग मुझ पर हाथ उठाए, मुझे मारे, मैं तो उन्हें मना भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तो उन लड़कियों को बचाने के लिए उनके पास पहुंचना है। वहीं दूसरी तरफ वहीं आन्या की बातें सुनकर राज का चेहरा काला पड़ गया और उसके दिमाग में हर वो बुरी चीज घूमने लगी जो आन्या के साथ हो सकती थी। राज के इस तरह देख आन्या ने मन में कहा, सॉरी राज, लेकिन मेरे लिए उन लड़कियों को बचाना बेहद जरूरी है और मुझे पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि कभी खुद से दूर करने का सोचते भी नहीं। आन्या अब तक कई लोगों का ब्रेन वॉश कर चुकी थी और राज और आन्या तो वैसे भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, तो आन्या के लिए ये काम और भी आसान है गया। आन्या जानती थी कि राज आन्या को लेकर कभी कोई रिस्क नहीं लेगा, इसलिए उसने ये सब कहा और इसका असर भी साफ दिख रहा था। आन्या ने कहा, तो मैं दक्ष को फोन करके सारे इंतजाम करने के लिए कह देती हूँ। आन्या की बात सुन जैसे राज को होश आया, राज ने कहा, ठीक है, तुम विक्की बनकर वहां जा सकती हो, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? राज की बात सुन आन्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट देख राज को समझ में आया कि आन्या ने उसके साथ क्या किया है। राज ने गुस्से में कहा, आन्या, तुमने मेरा ब्रेक वंश करने की कोशिश की। राज की बात पर आन्या अपना पेट पकड़कर हंसने लगी, तो राज ने आन्या को उसकी कमर से खींचा और उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। आन्या ने हैरानी से आंखें बड़ी करके राज को देखा, तो राज ने उसे एक आंख मारते हुए उसके होठों को बाइट कर लिया। आन्या समझ गई कि राज उसे पनी कर रहा है, इसलिए उसने उसे रोका नहीं। 10 मिनट बाद राज ने आन्या को छोड़ा और आन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी और तभी उन्हें अपने पीछे से गाना बजने की आवाज आई। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। उन दोनों ने पहले हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए क्योंकि ये गाना जीना प्ले कर रही थी। जीना ने आगे प्ले किया, कोष्टक, जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ हैं करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम, जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास। राज और आन्या दोनों एक साथ खड़े हुए और डांस करने लगे और डांस करते हुए ही आन्या ने अपना सर राज के सर पर रख दिया। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा, जितने पास पास धड़कन के हैं राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा की है रात, जितने पास नैनों के काजल, जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास। राज ने आन्या को अपनी गोद में उठाया और उसे गोल घुमाते हुए डांस करने लगा। आन्या ने भी प्यार से राज के गले में अपने हाथ डाल दिए। अधूरी सांस थी धड़कन, अधूरी थी अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम। गाना खत्म होने के बाद उन दोनों को होश आया और वो अलग हुए। जीना ने कहा, मैम आपकी मीटिंग में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं।
आन्या ने हाँ में अपना सर हिलाया और राज से कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो राज ने पूछा, तुमने आइसक्रीम कहाँ रखी है, मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। आन्या ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वहाँ उस कॉफी मेकर के नीचे ही एक दर्द है। राज ने आन्या की बात मानते हुए अपान सर हाँ में हिलाया और जाकर आइसक्रीम निकाल लाया। राज ने आइसक्रीम को एक टेबल पर रखते हुए कहा, अगर यहाँ पर एक बेड और होता तो शायद ये लेप किसी होटल के प्राइवेट रूम से कम नहीं होती। राज की बात का आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी जगह से खड़े होकर एक बटन दबा दिया। आन्या के बटन जाते ही वहां जो सोफा रखा था वो बेड में बदल गया। राज ने कहा, क्या बात है, तभी तुम ज्यादातर रात को यहीं रुक जाती हो। राज की बात सुन आन्या ने हैरानी से उसे देखा, जैसे पूछ रही हो, तुम्हें कैसे पता। राज ने आन्या को समझाते हुए कहा, वो मैं कई बार रात में तुम्हें देखने आया था कि तुम आराम से सो रही हो या नहीं, लेकिन ज्यादातर तुम वहां से गायब होती थी। यहाँ तक कि तुम पूरे घर में भी नहीं होती थी, तो मैं समझ जाता था कि जरूर तुम उसी लेब में गई होगी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो वो दोनों बैठकर बातें करते हुए आइसक्रीम खाने लगे। थोड़ी देर बाद जीना ने आकर कहा, मैम आपकी मीटिंग के समय हो गया है और मैंने पूरा सेटअप भी कर दिया है। राज और आन्या अब भी अपनी आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन मीटिंग के सुनते ही आन्या ने आइसक्रीम छोड़ दी। आन्या ने अपनी जगह बैठते हुए एक तरफ इशारा करके कहा, राज, ये तुम्हारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट हैं जिस पर तुम्हें कल साइन कर देने चाहिए थे और तुमसे अब तक नहीं किए हैं, इसलिए तुम ये काम अभी के अभी कहोगे। राज ने कहा, मैं ये कल कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। आन्या ने राज को घूरते हुए कहा, अभी करो वरना। राज ने आन्या की धमकी समझते हुए कहा, ठीक है मैं कर रहा हूँ, कम से कम गुस्सा मत हो। आन्या ने हाँ में सर हिलाया और मीटिंग की शुरू कर दिया, जबकि राज ने फाइल्स उठाकर चेक करना शुरू कर दी। राज ने मन ही मन कहा, रोनित, तुम्हें क्या लगता है कि आन्या से मेरी शिकायत लगाकर तुम बच जाओगे? तुम्हें तो मैं कल बताता हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। असल में राज अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आन्या को देना चाहता था और इस वजह से वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देता था। रोनित ने इस बारे में राज से बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसे डांट दिया तो रोनित ने जाकर सब कुछ आन्या को बता दिया। आन्या ने राज को अपने काम पर ध्यान देने के लिए एक बड़ा सा लेक्चर सुनाया और आखिर में कहा, मैं रोनित से रोज तुम्हारी अपडेट लूंगी और अगर मैंने सुना कि तुम काम में लापरवाही कर रहे हो तो मैं पूरे 2 महीने के लिए मिशन पर चली जाऊंगी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या की धमकी का राज पर इतना अच्छा असर हुआ था कि उसने 2 ही दिन में 4 बड़े प्रोजेक्ट अपनी कंपनी को दिला दिए। आन्या ने अपनी मीटिंग के आखिर में सबको सख्ती से डांटते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मुझे कल के कल इस मिशन की पूरी डिटेल चाहिए और अगर किसी ने भी मुझे कोई बहाना दिया तो फिर वो अगली बार अपना मुंह खोलने के लायक भी नहीं रहेगा। आन्या की धमकी सुनकर उसकी टर्नल में मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। उन सबके माथे से ऐसे पसीने बह रहे थे जैसे उनके सामने उनकी मौत खड़ी हो। पूर्ण विराम। वहीं आन्या को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने मीटिंग डिसमिस कहा और फोन काट दिया। आन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो राज अपनी फाइलों का काम छोड़कर उसे ही घूर रहा था। उसे इस तरह बैठे देख आन्या ने पूछा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? राज ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम दिन में दी एडवोकेट खुराना बनकर घूमती हो और रात के समय क्वीन बनकर सारा काम करती हो। थक नहीं जाती? आन्या ने कहा, हाँ कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए तो 2 महीनों में सिर्फ एक केस लेती हूँ और ऑफिस के और टर्नल को कामों में दक्ष मेरी बहुत मदद कर देता है। राज ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें दक्ष पर बहुत भरोसा है ना? आन्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। काज इस बात से नाराज नहीं हुआ क्योंकि विराज पहले ही दक्ष को बारे में उसे सब बता दिया था। राज भी ये सब खुश जानकर खुश था कि आन्या के पास इतने भरोसेमंद लोग हैं। तभी जीना ने वहां आकर कहा, मैम ये आपके मिशन का टाइम होने वाला है। उसकी बात आन्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और मिशन शुरू होने की अनाउंसमेंट की। आन्या के अनाउंसमेंट करते ही उसका मिशन शुरू हो गया। आन्या अपना काम में बिल्कुल खो ही गई, यहाँ तक कि उसे तो ये भी याद नहीं रहा कि वहां पर उसका सिवा भी कोई और है। आन्या लगातार अपने सामने की स्क्रीन को घूर रही थी और उसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे।
इसके साथ ही वो लगातार अपनी टीम को ऑर्डर कर रही थी। राज पहले तो थोड़ी देर आन्या को ही देखता रहा और फिर अपनी फाइल उठा काम करने लगा। काम करते हुए भी राज ने कई बार आन्या को देखा, लेकिन आन्या अपने मिशन में पूरी तरह से फोकस्ड थी। ऐसे ही उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन्हें काम करते हुए 6 घंटे हो गए। डॉट 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 डॉट। सुबह 4 बजे आन्या ने अपनी मीटिंग खत्म करके अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जीना मैं कमरे में जा रही हूँ, बाकी तुम संभाल लो। ये कहते हुए आन्या पीछे मुड़ी तो उसने राज को देखा और उसे याद आया कि राज भी उसके साथ वहां है। आन्या ने कहा, तुम अब तक सोए नहीं? राज ने देखा कि आन्या इतनी थक गई थी कि उसे खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने आन्या को गोद में उठाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे सो जाता, मैंने तुमसे वादा जो किया था कि पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी बात सुनकर आन्या मुस्कुराने लगी तो राज ने कहा, वैसे किसी भी चीज को हैक करना बहुत टफ होता है ना? आन्या ने आंखें बंद करके अपना सर राज के कंधे पर रखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अगर हमने हैक करते हुए एक भी गलत स्टेप लिया तो सामने वाला अलर्ट हो सकता है।